हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एरा में, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का, जिसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमारा मेज़रमेंट पे था, सेकंड पार्ट हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे था, एंड थर्ड पार्ट हमारा एरर पे था। तो जो पार्ट 1 था हमारा मेज़रमेंट का, वो हम लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में अब हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का। लेकिन एक मिनट, क्या वो बच्चे तो नहीं हैं जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है? अगर आप वो बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 पहले देखें, देन आप इस पे आएँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा ये। और जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है वो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स पे आते हैं कि यूनिट्स क्या है। यूनिट है क्या? जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं कहूँ कि मास की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे सर किलोग्राम। जैसे मैं कहूँगा कि लेंथ की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे मीटर। मैं कहूँ टाइम की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे सेकंड। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट के बारे में तो पता है, पर यूनिट का काम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, जो यूनिट होती है ना, उसका काम होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना। यूनिट का काम होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करती है। पहले मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ कि यूनिट के एग्जांपल लिख देता हूँ किस तरीके की यूनिट्स होती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि मास की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे किलोग्राम। मैं कहूँ आपको वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे मीटर पर सेकंड। मैं कहूँ फोर्स की यूनिट क्या होती है तो आप कहोगे न्यूटन। इस तरीके से और भी सारी यूनिट्स आती जाएंगी। ठीक है, तो यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कैसे करती है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई 8 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी उसे कहती हैं कि जाओ बेटा, आप 4 किलो चावल ला के दे दो मुझे दुकान से। वो जो बच्चा है 8 साल का, वो घर से निकलता है, अब वो चावल लेने जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा मम्मी की बात मानेगा, जाएगा दुकान पे और 4 किलो चावल लेगा और सीधा घर पे आ जाएगा। भाई वो पहले निकल जाएगा दोस्त के घर, फिर जाएगा वो पार्क वार्क में कहीं घूमेगा फिरेगा अच्छे से। फिर जब घर आ रहा होगा तब उसे याद आएगा कि हाँ, कुछ लेके भी आना था, मम्मी ने जो चीज़ मंगाई थी वो भी लेके चले जाता हूँ। फिर वो क्या करता है, जब घर आ रहा होता है तो उसे याद आता है कि हाँ, मम्मी ने चावल मंगाए थे तो चलो मैं चावल लेने चले जाता हूँ। वो जाता है दुकान पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो दुकान पे जा रहा होता है ना, तो भूल जाता है कि उसे कितने चावल चाहिए थे। हालांकि उसे 4 किलो चावल चाहिए थे, पर वो भूल जाता है। अब दुकानदार अंकल से कहता है कि अंकल मुझे ना थोड़े से चावल दे दो, क्योंकि उसे पता, वो भूल चुका होता है उसे कितने चावल चाहिए, कितने चावल उससे मंगाए हैं उसकी मम्मी ने। तो कहता है अंकल मुझे ना थोड़े से चावल दे दो। अंकल क्या करते हैं, चुटकी भर चावल लेते हैं और उसके हाथ पर रख देते हैं। अब वो चावल को देखता है, कहता है कि इतने चावल तो नहीं मंगाए होंगे मेरी मम्मी ने। वो कहता है अंकल मुझे 4 चावल दे दो। अंकल क्या करते हैं, 4 दाने उठाते हैं चावल के, फिर उसके हाथ पे रख देते हैं। फिर देखता कहता है कि 4 दाने हैं तो चावल के, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, घर वालों का क्या भरेगा भाई। सिंपल सी बात। तो अंकल उस बच्चे को देखते हैं कि ये बच्चा ना कंफ्यूज है थोड़ा। तो कहता है बेटा ये बताओ कि आपको चावल कितने चाहिए, कितने किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 6 किलो चाहिए। फिर एकदम से उसे याद आता है कि हाँ, मम्मी ने मुझे कहा था कि 4 किलो चावल लेके आने हैं। तो कहता है अंकल मुझे 4 किलो चावल दे दो। और जब वो कहता है कि अंकल मुझे 4 किलो चावल दे दो, तब अंकल को पता चलता है कि हाँ, कितना मास जो है वो चावल का मेज़र करना है। यानी कि यहाँ पे आपने एक बात पकड़ी होगी, जब वो लड़का यूनिट
नहीं बता रहा था, यूनिट का नाम नहीं ले रहा था, तब तक अंकल को ये नहीं पता चल रहा था कि कितने चावल मेज़र कर दें। उसने कहा कि अंकल मुझे थोड़े से चावल दे दो, तो अंकल ने थोड़े से चावल उसके हाथ पे रख दिए। उसने कहा अंकल मुझे 4 चावल दे दो, तो अंकल ने 4 दाने चावल के हाथ पे रख दिए। पर जब उसने कहा अंकल मुझे 4 किलो चावल दे दो, यानी कि उसने यूनिट भी लगा दी आगे, तब अंकल को पता चला, दुकानदार को पता चला कि 4 किलो मास जो है वो मुझे मेज़र करके देना है। यानी कि मास तो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, पर जब उसने यूनिट का नाम लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे यूनिट का नाम लिया, तब अंकल को पता चला कि 4 किलो चावल जो है वो मेज़र कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे यूनिट ने क्या क्या काम किया? फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया। क्या काम किया? फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब तक वो यूनिट नहीं बता रहा था, तब तक अंकल को ये नहीं पता चल रहा था कि कितने चावल देने हैं, यानी कि उसका कितना मास मेज़र करना है। जब उसने कहा अंकल 4 किलो, यानी कि जब उसने यूनिट लगा दी, तब अंकल को पता चला कि हाँ कितना मास मेज़र करना है, और उसने मास जो है वो मेज़र करना है। फिर अंकल ने उसे वो चावल का मास मेज़र किया और उस बच्चे को पकड़ा दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो यूनिट है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करती है। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो यूनिट की कि यूनिट्स मेज़र फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब जैसे हमने लेक्चर 1 में फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि टाइप्स थे फ़िज़िकल क्वांटिटी के, तो इसी तरीके से यूनिट्स के भी हमारे टाइप्स आ जाते हैं। यूनिट्स के भी हमारे टाइप्स आ जाते हैं। पहला टाइप आता है हमारा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। और सेकंड जो यूनिट का टाइप आता है वो आता है ड्राइव्ड यूनिट। आप समझदार बच्चे हैं, पिछला लेक्चर आपने देखा है, तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट क्या है। देखो, जिस तरीके से यूनिट जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करती है, उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करेंगी। जैसे हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी पिछले लेक्चर में, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को ये फंडामेंटल यूनिट जो है वो मेज़र करेंगी। अब फंडामेंटल जो यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं। अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होंगी हमारी। जैसे मास की हो गई हमारी किलोग्राम, लेंथ की हो गई हमारी मीटर, टाइम की हो गई हमारी सेकंड, करंट की हो गई हमारी एम्पियर, टेम्परेचर की हो गई हमारी केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो गई हमारी मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हो गई हमारी कैंडेला। ये 7 हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी थी और यही इनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब आ जाते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटी पे, कि ड्राइव्ड यूनिट पे आ जाते हैं। सॉरी, ड्राइव्ड यूनिट क्या है? जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है वैसे ही उनके ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेज़र करेंगी। मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो क्वांटिटीज़ होंगी वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होंगी, यानी कि ड्राइव हुई होंगी। इसी तरीके से उन्हीं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाती है हमारे पास। जैसे फंडामेंटल यूनिट के अलावा जो भी यूनिट्स आएंगी वो हमारी क्या होगी? ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें पता है वेलोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, तो ये है हमारी ड्राइव्ड यूनिट। जैसे फोर्स की जो होती है हमारी न्यूटन, जिस तरीके से वर्क डन की जो होती है हमारी जूल, उसी तरीके से मोमेंटम की जो कि होती है हमारी केजी मीटर पर सेकंड एंड एक्सेट्रा। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं ये तो इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, इसलिए हम ड्राइव्ड यूनिट्स सारी यहाँ पे नहीं लिख सकते, कुछ ही लिखी, और भी कई सारी होंगी। आप आगे आगे क्वांटिटीज़ देखते जाएंगे, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, उनकी ड्राइव्ड यूनिट्स ही होंगी। तो ये हमने बात करी यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या काम करती है। फिर हमने देखे यूनिट्स के भी 2 टाइप हैं, जिस तरीके से फिज़िकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते थे। कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करती है, ड्राइव्ड यूनिट जो होती है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेज़र करती है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब बच्चों एक बार हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में देखो, मैग्नीट्यूड जो है वो दो चीज़ों की मदद से लिखा जाता है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनटू में यूनिट, इनटू में यूनिट जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिखूं 4 kg, 4 kg ये किसी चीज़ का मास है, मान लो कोई मास है हमारा 4 kg, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। किस तरीके से, देखो जिसमें आगे 4 लिखा हुआ है ये है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये आगे kg है ये है हमारी यूनिट। तो हमारा मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलता है, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इनटू कर देते हैं यूनिट के साथ तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इनटू कर देते हैं यूनिट के साथ तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। जैसे कि 4 kg, इसमें 4 जो है वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो kg है वो हमारी यूनिट है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी 4 kg मास की, तो ये 4 kg जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट। अब जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाता हूँ, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो जो यूनिट है वो अपने आप छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो जाएगी? क्योंकि मैग्नीट्यूड को हमें कांस्टेंट रखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यूनिट हमारा खुद ब खुद छोटी हो जाएगी, और अगर हम यूनिट को बढ़ाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। जैसे मैं इस चीज़ को एक बार लिख देता हूँ, इफ़ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो जो हमारी यूनिट है वो छोटी हो जाएगी अपने आप। एंड अगर हमारी जो यूनिट है वो बड़ी हो जाती है तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी, वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी वाली चीज़ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। चलो एक बार इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम बात करें 4 kg की, जो 4 kg हमारा मास है उसे मैं 4000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? 4000 ग्राम भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है ना, 4 kg या 4000 ग्राम, बात एक ही है। तो इसमें देखिए मैंने जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने? न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है। 4 से न्यूमेरिकल वैल्यू 4000 हो गई है यहाँ पे। 4 से जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो 4000 हो गई है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बताया था जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो यूनिट अपने आप छोटी हो जाएगी। तो देखिए जब हमने 4 को 4000 कर दिया यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिया तो इसकी यूनिट जो है वो खुद ब खुद छोटी हो गई। देखो यूनिट जो है वो छोटी हो गई है। आपको पता है जो यहाँ पे जो यूनिट है वो केजी है और यहाँ पे जो यूनिट है वो ग्राम है। केजी हमारी बड़ी यूनिट होती है और ग्राम हमारी छोटी यूनिट होती है, और केजी से वो ग्राम में चेंज हो गई यानी कि यूनिट हमारी छोटी हो गई। और जो हमारी
न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ गई है। इसी तरीके से एक बार और समझेंगे इसे। अगर मान लो हमारे पास 4000 ग्राम हम लेके चले तो हम उसे 4 kg भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल सेम ये तो लिखा है, बस उल्टा करके लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4000 है, और मैंने क्या करा, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा कर दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा कर दिया, 4000 से 4 चला गया, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई, यानी कि जो यूनिट है वो अपने आप बड़ी हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी यूनिट है वो ग्राम है, और ग्राम से वो केजी चली गई, और हमें पता है जो यूनिट केजी होती है वो बड़ी होती है ग्राम से। तो ग्राम से अगर यूनिट केजी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि यूनिट बढ़ गई है और न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट रखना होता है हमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट है। इस वजह से अगर इन दोनों में से हम कोई चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करा तो यूनिट जो है वो डिक्रीज़ हो गई, इसका एग्जांपल ये रहा। यहाँ पे हमने यूनिट को इंक्रीज़ करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू खुद ब खुद छोटी हो गई, उसका एग्जांपल ये रहा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलो तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने पॉज किया होगा और नोट कर लिया होगा, प्यारे प्यारे बच्चे। तो चलो अब हमारे एक खास टॉपिक की बात आती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ज़रा उसकी बात हम करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। छी कैसा बन जाता है ये। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं। हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं। पहला आता है हमारा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड आता है हमारा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद आता है थर्ड आता है हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। और फोर्थ हमारा आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे फ्रेंच में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, यानी कि ऐसा यूनिट। अब ज़रा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं कि क्या है। जैसे अगर मैं आपसे एक नॉर्मल बात करूं कि मैं कहूं कि मास की आप मुझे यूनिट बताइए, तो आप मुझे किलोग्राम बताएंगे। जैसे मैं आपको कहूं मुझे लेंथ की यूनिट बताइए, तो आप मुझे मीटर बताएंगे। क्यों भाई? लेंथ की जो यूनिट होती है वो तो सेंटीमीटर भी होती है, पर आप मीटर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मानी हुई है हमने। जैसे मास की हमने किलोग्राम यूनिट मानी हुई है, मास की यूनिट ग्राम भी होती है ना, कुंटल भी होती है, पर हमने स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानी हुई है? किलोग्राम। पर पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। पहले क्या हुआ था, जब सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने इतना इतना ज़्यादा पता नहीं लगाया था, डिस्कवरी नहीं की थी इतनी, तब हर कंट्री में अलग अलग यूनिट्स चलती थी। जैसे मान लो आप अभी भी देखते होंगे कई बार कि जब कोई पूजा वगैरह होती है, आप माला लेने जाते हो तो आप कहते हो 1 हाथ की माला दे दो, है ना। तो आपने वो एक तरीके से अपनी यूनिट बना ली कि 1 हाथ की माला। इसी तरीके से हर कंट्री में अलग अलग यूनिट चलती थी। मान लो कि ऐसे ही अभी के लिए मान लो कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो लेंथ है वो मेज़र की जा रही है सेंटीमीटर में, और कोई दूसरी कंट्री है उसमें जो लेंथ है वो मेज़र की जा रही है फुट में, और कोई तीसरी कंट्री है उसमें जो लेंथ है वो मेज़र की जा रही है हमारी मीटर में। तो हर जगह अलग अलग यूनिट है लेंथ की। इसी तरीके से मास की हो जाएगी। मान लो यहाँ पे मास ग्राम में मेज़र किया जा रहा है, किसी और कंट्री में वो किलोग्राम में मेज़र किया जा रहा होगा, किसी और कंट्री में वो कुंटल के हिसाब से मेज़र किया जा रहा होगा, है ना। वो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स मान रखी होगी अपनी अपनी। तो इससे क्या होता है बच्चों, दिक्कत आने लग जाती है। जैसे मान लो किस तरीके की दिक्कत, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने इंडिया में, यहाँ पे हमने जो मान लो कि जो मास की जो यूनिट मानी हुई है वो ग्राम मानी हुई है, हमने ग्राम वगैरह मान के जो यूनिट मानी हुई है उससे कोई एक्सपेरिमेंट करा और उसकी रीडिंग दी हमने। अब कोई दूसरी कंट्री है उसने मास की यूनिट अलग मानी हुई होगी,
तो जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो अलग आएगी। तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती थी। जैसे एक तरीके से मान के चलो कि जो इंडिया में एक्सपेरिमेंट हुआ मान लो किसी वायर को लेके, तो इंडिया में हम लेंथ को मान लो मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो इस पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और हमने कोई रीडिंग निकाली, और जो दूसरी कंट्री है उसमें मास को जो है वो पाउंड में मेज़र किया जा रहा है, जो लेंथ है उसे फुट में मेज़र किया जा रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर रीडिंग दोनों की अलग आएगी। इससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाती थी। वो कहते थे हमारी यूनिट सही है, इस स्टैंडर्ड यूनिट को मानो आप, और हम कहते थे कि हमारी यूनिट सही है। तो इससे कन्फ्यूज़न रहती थी थोड़ी। इस वजह से हमारी एक सिस्टम ऑफ यूनिट लाई गई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि हर जगह चलती है। आप जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जैसे आप मैंने आपसे शुरू में पूछा कि मास की यूनिट बताओ, तो आपने कहा किलोग्राम। तो एक किलोग्राम यूनिट जो है ये हर जगह सेम है, ये स्टैंडर्ड यूनिट मान ली गई है हर जगह, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो वही है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि आज के टाइम पे चल रही है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर जगह अपनी अपनी यूनिट्स चलती थी, है ना। देख रहे हो कि किस तरीके से अलग अलग यूनिट चलाते थे। आपने अपनी यूनिट चला दी, मैंने अपनी चला दी, किसी और ने अपनी चला दी, मानने को राजी नहीं कि भाई हमारी यूनिट सही है। इस तरीके से इन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस यूनिट में मास को, लेंथ को, टाइम को किस में मेज़र किया जाता था, इस यूनिट में कैसे मेज़र किया जाता था, इस यूनिट में कैसे मेज़र किया जाता था, और इस यूनिट में आपको पता ही होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले बात कर लेते हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, इसमें हमारा जो मास था वो मेज़र किया जाता था पाउंड में। जो मास था वो पाउंड में मेज़र किया जाता था। उसी तरीके से जो हमारी लेंथ थी, लेंथ को मेज़र किया जाता था फुट में। और जो हमारा टाइम था, टाइम को मेज़र किया जाता था सेकंड में। ऐसे ही हम CGS यूनिट पे आ जाते हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट पे। इसमें जो हमारा मास था वो ग्राम में मेज़र किया जाता था, और जो हमारी लेंथ थी वो हमारी सेंटीमीटर में मेज़र की जाती थी, और जो हमारा टाइम था वो हमारा सेकंड में मेज़र किया जाता था। देख रहे हो किस तरीके से अलग अलग यूनिट में मास, लेंथ और टाइम को मेज़र किया जा रहा है। टाइम तो हमारा सेम है दोनों में, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकंड में ही मेज़र किया जा रहा है। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में मास जो है वो पाउंड में मेज़र किया जा रहा है, लेंथ जो है वो फुट में मेज़र की जा रही है, टाइम जो है वो सेकंड में मेज़र किया जा रहा है। इसी तरीके से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें मास हमारा ग्राम में मेज़र किया जाता है, लेंथ हमारी सेंटीमीटर में मेज़र की जाती है, टाइम हमारा सेकंड में ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मास इस वाली सिस्टम ऑफ यूनिट में और इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में मास की यूनिट्स अलग है और लेंथ की यूनिट्स भी अलग है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं हमारी MKS सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। इसमें जो हमारा मास मेज़र किया जाता था वो किया जाता था किलोग्राम में, इसी तरीके से जो हमारी लेंथ मेज़र की जाती थी MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो मेज़र की जाती थी हमारी मीटर में। ऐसे ही हमारा इसमें टाइम जो है वो सेकंड में ही मेज़र किया जाता था। यानी कि MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में मास किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, लेंथ मीटर में मेज़र की जाती है, और टाइम जो है वो सेकंड में ही मेज़र किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो आज के टाइम पे चलती है। तो इसमें जो मास है वो हमारा किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और जो हमारी लेंथ है वो हमारी मीटर में मेज़र की जाती है, और जो हमारा टाइम है वो हमारा सेकंड में मेज़र किया जाता है। अब ये चीज़ देख के आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि सर MKS सिस्टम ऑफ यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि SI यूनिट है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये दोनों तो सेम है।
ये दोनों तो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट है। अगर MKS सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास था तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि दोनों तो सेम है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में भी मास किलोग्राम में मेज़र किया जा रहा है, MKS में भी मास किलोग्राम में मेज़र किया जा रहा है। इसमें भी लेंथ जो है मीटर में मेज़र की जा रही है, इसमें भी लेंथ जो है मीटर में मेज़र की जा रही है, और टाइम तो सेकंड में ही चल रहा है हर सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? तो हाँ बच्चों, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो लगभग सेम है, लगभग सेम है। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सेम है लगभग, पर कुछ खामियां आने लगी थी MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिस वजह से हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लाना पड़ा। हालांकि इसमें मास, लेंथ और टाइम दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम है, एक जैसी है, पर इसमें कुछ खामियां आने लगी थी जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लाना पड़ा। और इसमें तो आप देख ही रहे हैं, जो मैंने बताया, मास पाउंड में मेज़र किया जाता है FPS में, लेंथ फुट में, टाइम सेकंड में, CGS में मास जो है वो ग्राम में, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, टाइम जो है वो सेकंड में। और MKS और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपने पढ़ा कि किस तरीके से मास, लेंथ, टाइम जो है वो दोनों में एक जैसे हैं। तो डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे इसका, तब तक आप इसे नोट कीजिए। चलो, आपने वीडियो करी होगी पॉज और किया होगा इसे नोट, नहीं किया है तो पीछे जाइए, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाला अभी। इतना क्या रुकवाओगे यार। तो चलो बात करते हैं हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच में कि ऐसा क्या डिफरेंस रहा जिसकी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लानी पड़ी हमें। तो चलो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन MKS एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंस समझते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट और यहाँ आ जाएगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक चीज़ देखेंगे बच्चों, इसमें हम एनर्जी की बात करने वाले हैं अभी। तो MKS जो सिस्टम ऑफ यूनिट था उसमें जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी, उसमें जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी उसको जो मेज़र किया जाता था वो जूल में मेज़र किया जाता था। ऐसे ही जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मेज़र किया जाता था किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। ऐसे ही हमारी जो हीट एनर्जी थी उसको मेज़र किया जाता था कैलोरी में। आप देख रहे हैं कि MKS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जूल में मेज़र की जाती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में मेज़र की जाती थी, और जो हीट एनर्जी है वो कैलोरी में मेज़र की जाती थी। हालांकि है सब एनर्जी ही, पर अलग अलग एनर्जी की फॉर्म के लिए अलग अलग यूनिट रख रखी है यहाँ पे। तो इस वजह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने हमें कहा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो हमारी जूल ही होगी। यानी कि चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, सबकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो हम जूल रखेंगे, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। वहाँ पे हर एनर्जी के अलग अलग यूनिट है। अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो उसे जूल में मेज़र करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसे किलोवाट आवर में मेज़र करना पड़ेगा, ऐसे ही हीट एनर्जी है तो उसे कैलोरी में मेज़र करना पड़ेगा। पर यहाँ पे चाहे भाई कोई सी भी एनर्जी हो, मेज़र करेंगे तो जूल में करेंगे, झंझट ही खत्म सारी। इस वजह से ये जो डिफरेंस था इसमें, ये जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न थी थोड़ी बहुत, उसको हमने ठीक किया और हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस, नोट कर लीजिए।
तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिर डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में, कि आखिरकार ये डायमेंशंस होते क्या हैं। तो आप अभी किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होंगे, अगर मुझसे अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होंगे या अपने स्कूलों में पढ़ा होगा। आपने इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया है तो इस टॉपिक को अगर आप यहाँ से देख के जाओगे तो उससे ज़्यादा ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो आपको इतना बताते हैं कि जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सब्र रखिए, आपको भी समझ में आएगा। तो वो कहते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसे MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। देन वो आपको सीधा क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला पे ले जाते हैं और आपको वो डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाते हैं कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इसका फील दे सकूं कि आखिर ये डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है क्या। क्योंकि जो टीचर हैं वो आपको बस कहेंगे कि MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर आपको वो फॉर्मूला निकलवाना सिखा देंगे, जो कि मैं नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा इसके समझ में आए कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, थोड़ी फील आए इसकी। हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे कि हाँ डायमेंशंस का मतलब ये होता है, कि ये डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है। फिर हम चलेंगे डायमेंशनल फार्मूला पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, जो बुक से पढ़ा होगा या फिर आपने अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसकी वजह से आपको इसका फील आ जाएगा कि हाँ कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है क्या, डायमेंशंस का मतलब है क्या। ठीक, तो देखो मैंने पीछे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि इसका मतलब है कि जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो पावर्स है फंडामेंटल क्वांटिटी की, वो पावर्स है, सॉरी यहाँ पे हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा कि जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर्स है फंडामेंटल क्वांटिटी की, जो रिप्रेजेंट करती है गिवन फिजिकल क्वांटिटी को। यानी कि जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, जो रिप्रेजेंट करती है हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारे डायमेंशनल फार्मूला होते हैं या फिर डायमेंशंस होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम MLT से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MLT से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है MLT का मतलब क्या है। यहाँ पे MLT का मतलब है, M का मतलब है मास, L का मतलब है लेंथ और T का मतलब है हमारा यहाँ पे टाइम। तो आपको पता है यही तीनों ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये तीनों ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। जब भी हम फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे उनके डायमेंशनल फार्मूला से, तो हम उसको MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है MLT का मतलब होता है, M का मतलब होता है मास, L का मतलब होता है लेंथ, T का मतलब होता है टाइम, और ये तीनों ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप देखो ज़रा डेफिनेशन, आपको अब थोड़ा क्लियर होगी डेफिनेशन कि हाँ मैं क्या बोल रहा था, कि जो डायमेंशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर्स है फंडामेंटल क्वांटिटी की। यानी कि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से, तो हम MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इनके ऊपर कुछ पावर्स लगाएंगे, तो वही यहाँ पे कहा है कि जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर्स है फंडामेंटल क्वांटिटी की। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके ऊपर हम कुछ पावर्स लगाएंगे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर पावर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारी डायमेंशंस होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की। अब एक चीज़ और समझेंगे कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी सारी हो सकती हैं। कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है
जैसे मास, लेंथ, टाइम। तो इनकी जो यूनिट्स हैं हमारी वो काफ़ी सारी हो सकती हैं। जैसे मैं मास की बात करूं, मास की जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। पर उसकी यूनिट जो होती है वो ग्राम भी होती है, उसकी यूनिट कुंटल भी होती है। ऐसे ही हमारी लेंथ आ गई, लेंथ की यूनिट हमारी मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, पिकोमीटर ले जाओ उसे, वो भी होती है, फुट भी होता है ना, फुट भी यूनिट होती है एक। ऐसे ही टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारी सेकंड है, पर मिनट भी उसकी यूनिट होती है, आवर भी उसकी यूनिट होती है, ईयर भी टाइम की यूनिट होती है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि फिज़िकल जो क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट्स काफ़ी सारी हो सकती है, पर उसका डायमेंशंस, उसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या फिर उसकी डायमेंशन जो है वो एक ही होगी, उसकी जो डायमेंशन है वो एक ही होगी। यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस एक ही होगी, पर यूनिट काफ़ी सारी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया मास की यूनिट किलोग्राम भी होती है, ग्राम भी होती है, कुंटल भी होती है, पर जो मास की डायमेंशंस होगी वो सिर्फ एक होगी, वो सिर्फ हमारी एक होगी। तो चलो, जिस एग्ज़ाम्पल की मैं आपको बात कर रहा था उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर चलते हैं और अब समझते हैं कि हाँ भाई, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है क्या, और उसका फील लेते हैं कि डायमेंशंस का मतलब होता क्या है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ कंसीडर करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो आपका कुछ भी नाम होगा, अंकित, रामू वगैरह कुछ भी होगा, पर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक ह्यूमन हो। तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए फिज़िकल क्वांटिटी मान लो, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए फिज़िकल क्वांटिटी मान लो, ठीक है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो और अपने आप को अभी थोड़ी देर के लिए फिज़िकल क्वांटिटी मान लो। अब आपके माता पिता ने आपका कुछ नाम रख रखा होगा, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे कि जब आप पैदा हुए होगे तो आपके माता पिता ने आपकी गोदी में उठाया होगा और कहा होगा मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे आप होके देख रहे हो कि अरे अभी सांस तो लेने दो, इंजीनियर और आपने डॉक्टर बना दिया है ना। तो आपका उस वक्त उन्होंने एक नाम रख दिया होगा, स्वीट सा, कुछ प्यारा सा नाम। जैसे मान लो आपका नाम जो है, थोड़ी देर के लिए मानो कि जो आपका नाम है वो उन्होंने रामू रख दिया है ना, रामू रख दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कूल में नाम रामू ही हो, आपका स्कूल में उन्होंने नाम रखवा दिया है आपका अंकित। स्कूल में आपका नाम क्या रखवा दिया उन्होंने, अंकित। अब आपका घर पे नाम जो है वो रामू है, मम्मी पापा आपको रामू रामू करके बुला रहे हैं, पर स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं वो आपको अंकित के नाम से बुलाते हैं। अब भाई जो दोस्त हैं वो आपको आपके नाम से कभी बुलाते ही नहीं हैं, उनके नाम होते हैं बिल्कुल अलग, उनके नाम होते हैं बिल्कुल अलग। और मैं वो तो बोल भी नहीं सकता यहाँ पे कि क्या क्या नाम होते हैं। तो उनके नाम तो भाई दोस्त कभी आपको आपके नाम से बुलाएगा ही नहीं। और बताओ अगर बुलाता है तो आपके भी दोस्त होंगे, पता होगा आपको, तो वो आपको आपके नाम से नहीं बुलाते। उनके नाम तो ऐसे ही होते हैं भाई, सुनते ही हंसी आ जाए आपको, तो वो आपको आपके नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप गांव जाते हैं तो आपके दादा दादी जो होते हैं वो आपको अलग नाम से बुलाते हैं, क्योंकि भाई दादा दादी का प्यार तो बहुत ज़्यादा होता है अपने जो पोते वगैरह होते हैं उनके लिए, और पोतियाँ जो होती हैं उनके लिए। तो वो उन्होंने आपका नाम रख दिया चुन्नू मुन्नू, मान लो चुन्नू मुन्नू पिंकी, कुछ भी नाम रख दिया है ना, चुन्नू मुन्नू नाम रख दिया मान लो आपका। तो आप देख रहे हो कि आपका घर पे नाम अलग है, स्कूल में नाम अलग है, दोस्त आपको अलग नाम से बुलाते हैं, आपके दादा दादी आपको अलग नाम से बुलाते हैं। और मैंने कहा था आप अपने आप को क्या मानोगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे आपके नाम स्कूल में अलग है, घर पे अलग है, दोस्तों के सामने अलग है, दादा दादी के सामने अलग है, ठीक उसी तरीके से जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट अलग अलग हो सकती है। जैसे आपके नाम अलग अलग हो सकते हैं, मैंने बताया आपका घर पे नाम रामू है, स्कूल में नाम आपका अंकित है, और दोस्तों के सामने कुछ और होगा। और जो दादा दादी जी आपको बुलाते हैं उन्होंने नाम आपका चुन्नू या मुन्नू रख रखा है, या पप्पू रख रखा है मान लो, है ना भाई, पप्पू नाम प्यारा नहीं है क्या? तो आपने देखा कि आपके नाम जिस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे नाम हो सकते हैं आपके, उसी तरीके से जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है
उसकी यूनिट्स भी काफ़ी सारी हो सकती है। जिस तरीके से आप एक फिज़िकल क्वांटिटी है, आपके जो नाम्स है वो आपकी यूनिट है, तो आपके नाम्स कई सारे हो सकते हैं, यानी कि यूनिट्स कई सारी हो सकती है। फिज़िकल क्वांटिटी की मैं वही बात कर रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स कई सारी हो सकती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी आगे। अब मानो कि आपके जो माता पिता है ना, वो पहले कहीं और रहते थे, पर जब आप आए इस धरती पे तो वो कहीं अलग जगह शिफ्ट हो गए। उन्होंने बढ़िया सा अपना बंगला वगैरह ले लिया और वहाँ रहने लगे वो, ठीक है। मतलब जब आप पैदा हुए तो वो यहाँ रहने, कहीं और शिफ्ट हो गए, रहने लग गए। अब जो आपके पापा हैं उनको ना कुछ काम पड़ता है वहीं पे जहाँ पहले रहते थे वो, कुछ सामान या कुछ काम पड़ता है, मान लो XYZ कुछ भी काम पड़ सकता है, तो उन्हें कुछ काम पड़ता है। तो कहते हैं कि बेटा मैं तो जा नहीं पाऊँगा, आप जाओ वहाँ पे, और वहाँ से आपको लोग पहचान जाएंगे और वहाँ पे आप वो सामान मांग लेना, वो आपको दे देंगे। जो भी कुछ काम हो या फिर कुछ काम करने गया हो वो काम कर देना, ठीक है, वो कहेंगे वो। तो वो जो लड़का है, आप जो हो, यानी कि रामू, या जिसका स्कूल में नाम अंकित है, दोस्तों के सामने नाम कुछ और है, तो वो कभी नहीं गया हुआ। वो जहाँ उसके मम्मी पापा पहले रहते थे, वो आज तक, बचपन से आज तक, अभी तक वहाँ पे गया नहीं है। वो पहली बार वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब वो पहली बार वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे अपना नाम बता रहा है कि अंकल मेरा नाम रामू है, पहचाना आपने मुझे, या मेरा नाम अंकित है, पहचाना आपने मुझे। तो वहाँ पे उसे कोई नहीं पहचान रहा, क्योंकि भाई वो बचपन से कभी अभी तक वहाँ पे गया ही नहीं है। और उसे वहाँ पे बात करनी ज़रूरी है। मान लो किसी आदमी से बात करने गया है जो उसके पापा का दोस्त है, या उसके पापा के पहले फ्रेंड रह चुके हैं, तो वो अपना नाम वहाँ जाके बता रहा है कि अंकल मेरा नाम रामू है, मुझे काम के लिए भेजा है। तो वहाँ पे कोई उसे पहचानता नहीं है, क्योंकि वो बचपन से लेकर अभी तक वहाँ पे गया ही नहीं है जहाँ उसके मम्मी पापा पहले रहते थे। तो वो क्या करता है फिर बाद में, जब उसको कोई नहीं पहचान रहा होता वहाँ पे, तो वो बाद में अपने मम्मी पापा का नाम बताता है। कहते हैं अंकल मैं उनका बेटा हूँ और मैं इस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ और आपसे ये काम है, मुझे प्लीज़ कर दीजिए वो काम। तो वो पहचान जाते हैं। जैसे ही वो अपने मम्मी पापा का नाम लेता है, वैसे ही वहाँ पे उसे पहचान जाते हैं कि अच्छा आप उन शर्मा जी के बेटे हो, आपको पहले बताना चाहिए था ना, आओ बैठिए चाय पीजिए, ऐसे करके बता रहे हैं आपको, है ना। मान लो आपके पापा DSP वगैरह हैं अब, तो आपको चाय पिला रहे हैं बैठा के, जब आपने अपने माता पिता का नाम लिया। तो जैसे ही आपने अपने माता पिता का नाम लिया, वो आपको पहचान गए, यानी कि आपके माता पिता के नाम ने आपको रिप्रेजेंट किया, यानी कि आपके माता पिता ने ही आपको रिप्रेजेंट किया। वैसे ही जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करती हैं डायमेंशंस फिज़िकल क्वांटिटी की। ठीक जिस तरह आपको आपके माता पिता ने रिप्रेजेंट किया, यानी कि आपके माता पिता आपकी डायमेंशंस है, आपके माता पिता आपकी डायमेंशंस है। अब आपकी डायमेंशंस एक ही हो सकते हैं, आपके माता पिता, कई सारे तो नहीं हो सकते। आपकी डायमेंशंस एक ही हो सकते हैं, आपके माता पिता कई सारे नहीं हो सकते, पर आपके नाम कई सारे हो सकते हैं। जैसे स्कूल में अलग, घर पे अलग, दादा दादी के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग। ठीक उसी तरीके से जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स काफ़ी सारी हो सकती हैं, पर उसके डायमेंशंस एक ही होंगी। जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके माता पिता की ज़रूरत पड़ी, ठीक उसी तरीके से फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। और ठीक जिस तरीके से आपके डायमेंशंस आपके माता पिता है जो कि एक ही हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस भी एक ही होती हैं। जिस तरीके से आपके नाम कई सारे हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से फील आया होगा कि हाँ, डायमेंशंस का मतलब ये होता है, कुछ ना कुछ आप इसके रिलेट कर पाए होंगे इस एग्जाम्पल से। तो हमने देखा कि जिस तरीके से आपके नाम अलग अलग हो सकते हैं, हर जगह अलग हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग हो सकती है। जिस तरीके से आपके डायमेंशंस आपके माता पिता हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, वहाँ पे आपने अपने माता पिता का नाम लिया,
जिस विलेज वगैरह में आप गए, तो ठीक उसी वक्त आपको पहचान गए, पर आपके नाम से नहीं पहचान रहे थे, तो आपके माता पिता ने आपको रिप्रेजेंट किया। ठीक उसी तरीके से रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फार्मूला करते हैं, और जो कि एक ही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो मैं आपको फील देना चाहता था इसका वो आपको आया होगा। अगर ये एग्जांपल आपको अच्छा लगा ना, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब तक हमने देखा कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने जाना कि जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है वो पावर्स होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की, जिसकी वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, और वो MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। फिर हमने एक एग्जांपल भी देखा बढ़िया सा इसके ऊपर, जिससे हमें क्लियर हुआ कि हाँ डायमेंशंस का मतलब होता क्या है। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना। अब हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के, कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको बता दूं। आपके बुक के पीछे भी कई सारे होंगे, आपने देखे होंगे। तो मैं कुछ जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ पता है, जो आप पहले वाली क्लास में पढ़ के आए हो, पिछली क्लास जो 9th 10th थी, 11th जो आप पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी, तो जो आप 9th 10th में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ के आए होंगे, जो आपने सुनी होगी, मैं उनके डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना सिखा दूंगा। उसके बाद जब आप आगे धीरे धीरे 11th में आगे बढ़ेंगे, तो कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ और आएंगी, उसका डायमेंशनल फार्मूला आप इजीली निकाल लेंगे अगर आप इसका निकालना सीख गए तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को निकालने के लिए मैं आपको 8 या 10 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला निकालना सिखा दूंगा। फिर आप जो भी क्वांटिटी आएगी आप इजीली उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकेंगे। तो देखिए, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी हम लेने वाले हैं वो है हमारा एरिया। अगर मैं मान लो रेक्टेंगल को कंसिडर करूं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं लेंथ की बात करूं तो उसको मैं कैपिटल L लिखूंगा, और ब्रेथ भी जो होती है वो हमारी एक तरीके की लेंथ होती है, तो उसको भी मैं L लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया L की पावर 2, L की पावर 2। और आपको पता है हम डायमेंशनल फार्मूला जो रिप्रेजेंट करते हैं वो MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास लेंथ एरिया का डायमेंशनल फार्मूला आ गया L स्क्वायर, यानी कि लेंथ की पावर 2, ठीक है। पर इसमें मास नहीं है और टाइम नहीं है, तो जो भी चीज़ नहीं होगी उसकी पावर को हम ले लेंगे 0, यानी कि m की पावर 0, L की पावर 2 तो हमारी आ ही गई है, और टाइम नहीं है तो t की पावर 0। तो ये आ गया हमारा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि एरिया का जो हमारा फार्मूला था वो था लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ब्रेथ होती है वो भी हमारी एक तरीके की लेंथ होती है, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई करके आया L की पावर 2। अब हमें पता है डायमेंशनल फार्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं तो खाली L की पावर 2 नहीं लिखेंगे, हमें M यानी कि मास और T भी लिखना पड़ेगा, यानी कि टाइम। तो जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी यहाँ पे, तो हम उसकी पावर को क्या ले लेंगे 0, यानी कि मास की पावर 0, L की पावर 2 यहाँ पे है ही, और T की पावर 0। तो ये तरीका है MLT की फॉर्म में लिखने का डायमेंशनल फार्मूले को, और आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है जो मैंने लगाए हैं। तो हमारा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, M की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0। इसी तरीके से सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि है हमारा वॉल्यूम। अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ हमारी कैपिटल L, ब्रेथ हमें पता है एक तरीके की लेंथ होती है तो वो भी कैपिटल L, इनटू हाइट भी हमारी एक तरीके की लेंथ ही है तो वो भी हमारी आ जाएगी कैपिटल L। यानी कि अगर मैं इनको इनटू करूँ तो मेरा आएगा L की पावर 3। अब फिर से इसके अंदर मास और टाइम प्रेजेंट नहीं है, मास और टाइम है ही नहीं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, मास की पावर को ले लेंगे 0, L की पावर 3 हमारी है ही, और T की पावर को ले लेंगे 0। ये हो गया हमारा वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक उसी तरीके से तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं जो कि है हमारी वेलोसिटी।
वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की हमारी लेंथ होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक तरीके का हमारा डिस्टेंस यानी कि लेंथ होती है, ठीक है। तो मैं उसको कैपिटल एल लिख सकता हूँ, और नीचे टाइम है यानी कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। यहाँ पे देखिए टी की पावर 1 है। किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। अगर इसकी पावर नेगेटिव होती नीचे और ऊपर शिफ्ट करता तो वो पॉजिटिव हो जाती। अभी के लिए अभी पॉजिटिव है, जब ऊपर शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि एल जब टी को ऊपर शिफ्ट करूँगा तो टी की पावर हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पे 1 थी तो यहाँ -1 पावर आ गई। अब इसमें देखिए हमारा लेंथ है, टाइम है, पर मास नहीं है। जो चीज़ नहीं होती उसकी पावर हम क्या कर देते हैं 0, यानी कि मास नहीं है तो मास की पावर 0 मास की पावर 0। एल हमें दे रखा है, एल की पावर 1 है, या लिखो या ना लिखो एक ही बात है, और टी की पावर है -1। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। अब फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं जो कि है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है मास। एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमारा होता है एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैं निकाल चुका हूँ, एल टी की पावर -1, तो यहाँ वो लिखेंगे एल टी की पावर -1 अपॉन में हमारा आएगा टी, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। वापस टी की पावर 1, इसको जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि एल टी की पावर -1। इस टी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टी की पावर -1, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर आएगा हमारा एल टी की पावर प्लस हो जाएगी। देखो ये -1 है -1 है, दोनों प्लस हो जाएंगे यानी कि -2। अब यहाँ पे देखिए फिर से मास नहीं है तो मास की पावर 0। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2, यानी कि हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आया डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक उसी तरीके से हम फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं जो कि है हमारी फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं जो कि है हमारा एल टी की पावर -2। ये देखो कितना इजी तरीके से निकल गया है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आया, एम एल टी की पावर -2। ये हमारा आया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। किस तरीके से निकाला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो वहाँ लिखा हुआ है मैंने ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं जो कि है एल टी की पावर -2। तो यहाँ मैं लिखूँगा एल टी की पावर -2 और यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी आगे और देखते हैं कुछ, तो तब तक आप इसे नोट कीजिए। ये जो 10 फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको लिखवाई है और जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताए हैं किस तरीके से निकालने हैं, आप इनकी एक बार और प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देखने के बाद में। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे नहीं आएगी उसके डायमेंशनल फॉर्मूले आप इजीली निकाल लोगे। विश्वास करो मेरा, इजीली निकाल लोगे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से निकालना है, और नोट कीजिए इन्हें। तो अब हमें एक टर्म के बारे में पढ़ना है जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस। कि डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है। तो देखो जैसे मैंने इसके नीचे डेफिनेशन लिख रखी है इसकी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज टर्म्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, अब ये वो वाला रिलेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो रिलेशन साइड में रख के इस टॉपिक पे आइए अभी आप, है ना, ये रिलेशन अलग है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं
किसकी मदद से, डायमेंशंस की मदद से या यूनिट्स एंड मेजरमेंट की मदद से। तो उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करना। ठीक है, अब जरा इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसके बाद आप समझेंगे कि हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, डायमेंशंस के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम इसे क्यों पढ़े और क्यों इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो आप ये मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि इसके यूजेस क्या है, आप खुद ही समझ जाएंगे जब हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे इनके एप्लीकेशंस पे। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले को चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं है। मान लो आपने कोई फॉर्मूला देखा और आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, क्या पता ये गलत हो, ऐसे आ सकता है आपके दिमाग में, तो आप उसे चेक करना चाह रहे हो, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उसे चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। सेकंड एप्लीकेशंस की हम इसकी बात करते हैं, जो कि है टू ड्राइव a relation between physical quantities, तो सेकंड इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि किसी फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेके। अब थर्ड एप्लीकेशंस पे आते हैं, इसके 3 एप्लीकेशंस हैं और, तो थर्ड एप्लीकेशंस पे आते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज़ करेंगे किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। ये 3 हमारी इसकी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को अगर हमें चेक करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन है रिलेशन ड्राइव करने के लिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। थर्ड एप्लीकेशन है एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इन पे हम क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप आपने पॉज करके बीच में नोट किया होगा। अब हम इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं इनकी एप्लीकेशंस पे। जैसे हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो मेरे पास, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन की हमने छोटी क्लास में। तो उस इक्वेशंस, जो वो इक्वेशंस हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है u + at, ये आपने पढ़ी होगी अपने छोटी क्लास में कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्ट्रेट लाइन की, जिसमें से ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है, किसकी मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। देखो, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, LHS के डायमेंशंस को निकालना है, फिर RHS के डायमेंशंस को निकालना है। अगर दोनों को डायमेंशंस सेम आते हैं तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, अगर सेम नहीं आते हैं तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे मैं पहले LHS के डायमेंशंस को ले लेता हूँ, डायमेंशंस ऑफ LHS। तो यहाँ पे मैं डायमेंशंस लेना पड़ेगा मुझे V का, डायमेंशंस ऑफ V। यहाँ मैं आपको बता दूँ जो V है हमारा वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। U जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है।
ए जो है हमारा वो एक्सेलरेशन है, और जो टी है हमारा वो हमारा टाइम है। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशंस निकालूं वी के, तो हमें पता है वी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी लेंथ है, टाइम हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैं टी को ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और हम डायमेंशंस को फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई चीज़ इसमें प्रेजेंट ना हो, जैसे यहाँ पे मास प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसकी पावर क्या कर देते हैं, 0। तो इसके अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखूँगा तो मैं इस तरीके से लिखूँगा m की पावर 0 L T की पावर -1। तो चलो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, तो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ RHS। अब यहाँ पे इन दोनों के हमें अलग अलग डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। जैसे पहले मैं लिखूँगा डायमेंशन ऑफ यू भी हमारी वेलोसिटी ही है, तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आया है LT-1, तो इसका भी यही आएगा। और मैंने आपको निकलवाना सिखा भी रखे हैं कि किस तरीके से निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, और मैंने हालांकि वेलोसिटी का आपको लिखवा भी रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो होता है LT-1। तो अगर हमें इसे MLT की फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे m की पावर 0 L T की पावर -1। अब जरा एक बार इधर आ जाते हैं। अब हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ AT, तो यहाँ लिखेंगे हम डायमेंशंस ऑफ AT। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें पता है, हमने निकाल रखा है, तो वो होता है हमारा LT-2। T जो है वो हमारा कैपिटल T रहेगा। अब यहाँ पे देखिए L T की पावर -2, यहाँ पे है T की पावर 1, तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि -2 और 1 यहाँ जाएगा T की पावर -1। और इसको MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा m की पावर 0 L T की पावर -1। तो आप देख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS हमारा आया m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -1। डायमेंशंस ऑफ RHS हमारा आया m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -1, और वही यहाँ पे है। यानी कि हमारा डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल है डायमेंशंस ऑफ RHS के। देयरफॉर ये फॉर्मूला हमारा क्या है, करेक्ट है। ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, तो नोट कर लीजिए आप इसे। चलो नोट कर लिया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें फॉर्मूले को चेक करना है कि वो सही है या गलत है। तो सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो हम फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे F जो है वो हमारा फोर्स है, M जो है वो हमारा यहाँ पे मास है, और A जो है वो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे चेक करेंगे। डायमेंशंस निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो मैं लिखता हूँ डायमेंशंस ऑफ LHS। तो फोर्स के डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी मुझे, और फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको लिखवा रखी है, जो कि होती है MLT की पावर -2। अब हमें चेक करनी है डायमेंशंस ऑफ RHS। डायमेंशंस ऑफ RHS, तो इसके अंदर हमें डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी MA की, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन की। मास का डायमेंशंस अगर हम निकालें डायमेंशनल फार्मूला, तो हम M को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, जो कि होता है L की पावर 1 T की पावर -2। तो आप देखिए डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल आ रखा है डायमेंशंस ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ LHS क्या है, M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2। और जो हमारा डायमेंशंस ऑफ RHS है वो भी हमारा सेम आया, देखिए M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2। तो यहाँ हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल है डायमेंशंस ऑफ RHS के, यानी कि इट इज़ करेक्ट। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो चलिए नोट कर लीजिए।
तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन। तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन जो थी, अरे यार फर्स्ट एप्लीकेशन को तो रफ करना ही भूल गया मैं। तो जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी वो थी टू ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना। तो अब हम जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं वो है टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इसका बॉब हो गया जिसका मास m है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l है। और आपको पता है अगर ये स्ट्रिंग से फ्रीली लटका रखा है तो इस पर एक ग्रेविटी नाम की चीज़ भी एक्ट कर रही होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल एक्ट कर रही होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने वाले हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब आप ज़रा सोचिए और इसके फैक्टर्स को देखिए, जैसे मास को देखिए, ग्रेविटी को देखिए जो एक्ट कर रही हो, लेंथ को जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की उसको देखिए। तो आप ज़रा सोच के बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इसके टाइम पीरियड को इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे मुझे लग रहा है अगर मैं मास को बढ़ा दूँ तो हो सकता है इसका टाइम पीरियड जो है कम या ज़्यादा हो जाए, है ना? हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख लेता हूँ एम को, एम के। मैं क्या करता हूँ, टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख लेता हूँ एम के, मास के, कि हो सकता है कि मास बढ़े तो टाइम पीरियड बढ़ जाए या फिर हो सकता है घट जाए, ऐसा हो सकता है। तो मैंने टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है कि जो टाइम पीरियड है वो इफेक्ट हो रहा है मास से, और इसकी पावर हम लगा देंगे ए, इसकी पावर हम लगा देंगे ए। वो बाद में पता चलेगा क्यों लगाइए। देखिए फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दूँ तो हो सकता है इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाए, और या फिर हो सकता है घट जाए, यानी कि लेंथ इफेक्ट कर सकता है टाइम पीरियड को। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे भी इफेक्ट हो सकता है, और इसकी पावर हम दे देंगे बी। ये पावर के फंडे आपको अभी समझ में आएंगे आगे जब चलेंगे। तो थर्ड फैक्टर देख लेते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा ग्रेविटी। हो सकता है ग्रेविटी की वैल्यू बढ़े तो इसके टाइम पीरियड पे कुछ फ़र्क पड़े, तो मैं ग्रेविटी को भी ले लेता हूँ। ग्रेविटी की पावर हम ले लेंगे सी। अब अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ लिखूँ, लिखेंगे फ्रॉम अबव फैक्टर्स, फ्रॉम अबव फैक्टर्स। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a के, l की पावर b के और g की पावर c के। अब आपको पता है जब भी हम फिज़िक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेने हैं। तो लिखेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड के हमें क्या करने हैं, डायमेंशंस लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, चलो अगर मैं टी का डायमेंशन लिखूँ तो हमारा वो टाइम पीरियड है यानी कि टी ही आएगा, एम और एल आएंगे नहीं, तो उसकी पावर हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। जैसे एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर ज़ीरो और टी की पावर 1 रहेगी, क्योंकि टाइम पीरियड है यानी कि टी, टाइम तो रहेगा ही रहेगा। मास और लेंथ नहीं थे टाइम पीरियड के डायमेंशंस में, तो हमने एम की पावर 0 कर दी, एल की पावर 0 कर दी, ठीक है। इज़ इक्वल टू, किसी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं मास, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और पावर इसकी है हमारी ए। फिर आता है हमारा लेंथ, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, जिसकी पावर है हमारी बी। फिर आ रही है हमारी ग्रेविटी,
ग्रेविटी का मतलब है यहाँ पे जो g है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, जो कि होता है एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, जिसकी ऊपर जो पावर है वो है हमारी c। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पावर को अंदर ले आते हैं ब्रैकेट्स के। तो यहाँ पे हमारा रहेगा m की पावर 0, l की पावर 0 और यहाँ रहेगा t इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा हमारा m की पावर a, यहाँ आ जाएगा हमारा l की पावर b और यहाँ आ जाएगा हमारा l की पावर c और t की पावर -2c। देखो हमने कुछ नहीं करा, बस इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए है। यहाँ m की पावर a, l की पावर b, यहाँ c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे l की पावर c और इससे करेंगे तो -2c। अब देखो लेंथ यहाँ पे भी है और लेंथ यहाँ पे भी है, तो हमें इसे इंटू करके पावर प्लस में ला देंगे। हम जब इसे इंटू करेंगे तो पावर प्लस में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम हमारी m की पावर 0, l की पावर 0 टाइम t का t, यहाँ पर आ जाएगा हमारा m की पावर a। अब हम क्या करेंगे, l को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे भी l, यहाँ पे भी l, इंटू करेंगे पावर क्या हो जाएगी प्लस, यानी कि l की पावर b प्लस c। बिल्कुल, फिर आता हमारा t और t की पावर क्या है -2c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं करा हमने क्या करा, फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो टाइम पीरियड को इफेक्ट कर सकते हैं। उन फैक्टर्स को प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ हमने टाइम पीरियड के साथ लिखा, फिर सब फैक्टर्स को एक साथ लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला, फिर दोनों साइड इनके डायमेंशंस ले लिए और फिर यहाँ पे पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई की। वो कुछ इस तरीके से आ गया यहाँ पे हमारा। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर। हम पावर को कंपेयर करेंगे। किस तरीके से कंपेयर करना है, देखो m की पावर को m की पावर से कंपेयर करेंगे, l की पावर को l की पावर से कंपेयर करेंगे, t की पावर को t की पावर से कंपेयर करेंगे। जैसे मैं यहाँ देखो m की पावर क्या है a और यहाँ m की पावर क्या है 0, तो इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे मैं देखो l की पावर क्या है b प्लस c और इज इक्वल टू क्या है 0, तो 0 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे t की पावर क्या है -2c, t की पावर क्या है -2c और यहाँ t की पावर क्या है 1, यानी कि अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1/2। अब इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में फर्स्ट कर दीजिए, b प्लस c इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो देखो b, c की वैल्यू क्या है -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। अब जो हमारी वैल्यूज़ आई है a, b और c की, उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे ऊपर a, b और c पे। तो लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज़ इन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे हमारा t है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k का k रहेगा, यहाँ पे m की पावर a थी और a की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो यहाँ पावर 0 आ जाएगी। फिर हमारी l की पावर b, l की पावर b की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2 यानी कि हाफ। फिर था हमारा g की पावर c, देखो यहाँ पे, और c की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, अब ज़रा आगे देखो, ये हमारा t है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k रहेगा। इसको मैं रफ करके थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ कि ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। ठीक है, m की पावर 0, किसी की भी पावर 0 यानी कि वो 1 बन जाता है, यानी वो 1 बन जाता है। l की पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, यानी कि √l। और यहाँ पे देखो g की पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसे अपोन में शिफ्ट कर दूँ तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि g की पावर हाफ हो जाएगी। यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे नेगेटिव पावर थी, जैसे इसको अपोन में शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव पावर तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे देखिए t इज इक्वल्स टू k, यहाँ पे हमारा आया √l और ये भी पावर हाफ है, मतलब रूट, यानी कि √g। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू k √l/g। अब जो ये k की वैल्यू है ना बच्चों, वो प्रैक्टिकली फाइंड की जाती है। ये आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी और आपको पुट कर देनी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो k की वैल्यू होती है वो 2π के बराबर होती है और यहाँ आ जाएगा हमारा √l/g। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इसमें हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है
कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जी पे डिपेंड करता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हो सकता है ये इसका टाइम नहीं, जो इसका टाइम पीरियड जो है वो इफेक्ट करेगा। अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो इसका टाइम पीरियड इफेक्ट करेगा। यानी कि इसके टाइम पीरियड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? लेंथ और ग्रेविटी, मास नहीं है। देखो इस फॉर्मूले में कहीं मास नहीं दिख रहा होगा, तो इसी वजह से हम पावर इनकी ले रहे थे जो डिसाइड करती हैं कि जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअल में मास से इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, लेंथ से इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे मास से इफेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए इसकी पावर 0 हो गई और मास यहाँ से गायब हो गया। और किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और ग्रेविटी पे। तो नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों अब हमारी बारी आई थर्ड एप्लीकेशंस की। तो थर्ड एप्लीकेशन पे बात करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे यार, वैसे भी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो थर्ड हमारी जो एप्लीकेशन थी वो थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि हम डायमेंशंस का यूज़ करके किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा ए है, ये मुझे अभी क्यू लग रहा था इस वजह से ये बना दिया मैंने से। तो देखो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि हमारा ये फॉर्मूला होता है n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b और T1 बाई T2 की पावर c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से वन सिस्टम ऑफ यूनिट अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे हम। वो कैसे करेंगे? वो जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 बाई m2 L1 बाई L2 T1 बाई T2। तो इस पर आप क्वेश्चन देखने की बारी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइन, और आगे लिखेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो SI यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है। तो इसमें हमें कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन के अंदर चेंज करो। मैं बता दूं डाइन जो है वो न्यूटन से छोटी यूनिट है। तो इसमें कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन के अंदर चेंज करो कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, हमें ये बताना है। तो किस तरीके से इस यूनिट को चेंज करेंगे, तो आओ देखते हैं। तो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। तो मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। जो भी हमें क्वांटिटी दे रखी होगी कि इस क्वांटिटी की ये यूनिट में जैसे कोई क्वांटिटी दे रखी है हमें और उसको किसी यूनिट में दे रखा है, उसको दूसरे यूनिट में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी हमें दे रखी होगी, जैसे यहाँ फोर्स दे रखी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स, जो कि होता है हमारा mL t की पावर -2। अब देखिए हम m की पावर को a मान लेंगे जो कि 1 है, m की पावर 1 है यहाँ पे। b की पावर को हम मान लेंगे l की पावर, यानी कि l की पावर यहाँ पे 1 है। और c मान लेंगे हम t की पावर को जो कि -2 है। देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने a को m की पावर माना जो कि 1 है, m की पावर क्या है 1 जो कि a के बराबर रख दिया, l की पावर को b मान लिया जो कि 1 है, और t की पावर को क्या मान लिया c जो कि -2 है। जैसे इस फॉर्मूले में आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा बहुत a b c, यानी कि इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, है ना। हमने डायमेंशन निकाला फॉर्मूले फोर्स का,
जो कि m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 आया। और फिर हमने इनकी पावर्स को a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, जो कि इस फॉर्मूले में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे n1 की वैल्यू, यानी कि हमारा n1 क्या होता है। n1 का मतलब होता है जितनी यूनिट आपको दी है, जितनी क्वांटिटी दी है। जैसे यहाँ पे आपको 1 न्यूटन दिया है कि 1 न्यूटन को चेंज करना है डाइन के अंदर, तो n1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अगर हमें कहा होता 2 न्यूटन को चेंज करना है तो हम यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 ले लेते। अगर यहाँ कहा होता कि 3 न्यूटन को चेंज करना है तो हम यहाँ n1 की वैल्यू 3 ले लेते। अगर यहाँ कहा होता 10 न्यूटन को चेंज करना है तो हम यहाँ n1 की वैल्यू 10 ले लेते। पर अभी के लिए यहाँ पे 1 न्यूटन चेंज करना है, इसलिए n1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे MKS और CGS। MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, ये दो सिस्टम ऑफ यूनिट लेंगे हम। इसमें हमारा पता है कि जो हमारा मास होता है वो हमारा किस में होता है, kg में। जैसे इसमें जो हमारा मास होगा वो होगा kg में, 1 kg। इसमें जो हमारी लेंथ होगी वो होगी हमारी मीटर में, 1 मीटर। इसमें जो हमारा टाइम होगा वो होगा हमारा सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड। ठीक है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा मास होता है वो होता है हमारा ग्राम में, तो लिख देंगे 1 ग्राम। अब इसमें जो लेंथ होती है वो होती है सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और जो हमारा टाइम होता है वो होता है सेकंड में। हर किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में जो टाइम है वो सेकंड में ही रहता है। देखो हमने दो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा, MK सिस्टम ऑफ यूनिट और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मास जो है वो kg में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है। यहाँ मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है। हमें इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे अगर यहाँ पे ग्राम में है तो मैं इसे भी ग्राम में कर दूँ मास को, सेंटीमीटर में है यहाँ पे लेंथ तो इसे भी मैं सेंटीमीटर में कर दूँ, यहाँ पे टाइम सेकंड में है और ये भी सेकंड में ही है। या तो मैं ये करूँ कि इनको ग्राम में कर लूँ, या मैं ये कर लेता हूँ कि इनको kg में कर लेता हूँ। तो जो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए वो रहेगा कि हम इस वाली सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इसके बराबर कर ले, यानी कि यहाँ पे जो kg में है उसे ग्राम में कर ले, लेंथ जो मीटर में है उसे सेंटीमीटर में कर ले, टाइम तो हमारा सेकंड में है ही। तो चलो कन्वर्ट करते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे 1 ग्राम है तो 1 kg किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के। और यहाँ पे 1 मीटर किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के। और टाइम सेकंड है 1 सेकंड और 1 सेकंड। देखो अब यहाँ पे भी मास हमारा ग्राम में आ गया, यहाँ पे भी मास ग्राम में, यहाँ पे भी लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है, यहाँ पे भी लेंथ हमारी सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करना देखते हैं किस तरीके से करना है। तो देखो फॉर्मूला है हमारा N2 = N1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b पावर, और T1/T2 की पावर c। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। N1 की वैल्यू देखो यहाँ पे हमारी है 1, M1 की वैल्यू क्या है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। M2 की वैल्यू क्या है हमारी 1 ग्राम। और A की वैल्यू क्या है हमारी 1। अब आते हैं लेंथ पे। L1 की वैल्यू हमारी क्या है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100। L2 की वैल्यू क्या है हमारी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1। और पावर है B की वैल्यू है हमारी 1, यानी कि 1। ऐसे ही यहाँ पे हम T1 में आ जाते हैं। देखो दोनों सेकंड में है, एक सेकंड में, तो 1/1। और पावर C है, C यहाँ पे पावर किस में है -2 पावर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। N2 = यहाँ पे हमारा 1000 ही रहेगा, इनटू ये हमारा 100 रहेगा, इनटू यहाँ पे हमारी 1 की पावर -2। 1 की कुछ भी पावर हो जाए वो 1 ही रहता है। अब हम देखेंगे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डाइन। यानी कि हमारा 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के।
हमारा जो 1 न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो देखिए हमने किस तरीके से 1 न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डाइन में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या करा, सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें दे रखी होगी उसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला जो कि हमने निकाला m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। फिर हमें m की पावर जो 1 है उसको a मान लेना है, l की पावर जो 1 है उसे b मान लेना है, और जो t की पावर दे रखी है उसे c मान लेना है। n1 हमारी वो क्वांटिटी होगी, वो नंबर होंगे जितना हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा होगा। जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन कन्वर्ट करने के लिए कहा है तो n1 की वैल्यू 1। फिर हमने 2 सिस्टम ऑफ यूनिट लिए, हर बार यही लेने हैं, एम के सिस्टम ऑफ यूनिट और सी सिस्टम ऑफ यूनिट। एम के इसमें मास जो होता है वो केजी में होता है, लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, टाइम सेकंड में होता है। सी सिस्टम ऑफ यूनिट में मास जो होता है वो ग्राम में होता है, लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। हमने क्या करा, हमने इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट को मास ग्राम में कर लिया, इसमें लेंथ सेंटीमीटर में कर ली, जैसे इसमें थी। हमें करना होता है बेसिकली दोनों को सेम बनाना होता है, चाहे आप इसको सेम बना लो चाहे इसको सेम बना लो। मैंने क्या करा, इसकी तरह इसको बना लिया, इसको भी ग्राम में कर लिया, सेंटीमीटर में कर लिया, टाइम सेकंड में था ही। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि सारी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। n1 की वैल्यू पुट करी, m1 की वैल्यू पुट करी, m2 की पुट करी, फिर a की वैल्यू पुट करी जो पावर थी, फिर l1 की वैल्यू, l2 की वैल्यू और पावर की वैल्यू जो कि b है, फिर यहाँ पे t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू और यहाँ पे पावर जो c थी उसकी वैल्यू पुट करी। देन इसको हमने सॉल्व करा तो हमारा 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर निकल कर आया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।